हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड। कल हमने क्लास 12th की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करना हमने शुरू किया था। उसमें कुछ टॉपिक हमने जाने थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पर बेस्ड है ये। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, उसकी टाउन प्लानिंग किस तरीके की थी, लोग किस तरीके का जीवन जीते थे, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहाँ की जो सड़कें थी वो किस टाइप से थी, वो सारी चीजें कल हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को पढ़ा था और हमने इन चीजों को समझा था। चैप्टर का जो बचा हुआ भाग है, जो बचा हुआ पोर्शन है, उसको हम आगे कवर करते हैं लाइन बाय लाइन से ही। अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले प्लीज वो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, कितना डेप्थ में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो हम कोशिश करेंगे कि जैसे कल तो स्टार्टिंग थी तो थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे देना पड़ा चीजों का। आज हम टू द पॉइंट चलेंगे, जितना आपकी बुक में मेंशन है उस हिसाब से, जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे हम डिटेल में बात करेंगे। राइट। तो आप जब बुक पढ़ते हो तो कल भी मैंने बोला था, फिर से मैं बोल रही हूँ, जब भी आप वीडियो देख रहे हो खुद से भी पढ़ो, उसके बाद में एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी चाहो तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, चाहो तो आप एक जो कॉपी है, मतलब एनसीईआरटी बुक है, वो खरीद के भी ला सकते हो। कुछ ज्यादा कॉस्टली जो है वो ये बुक नहीं होती है। तो ये हमने कल मैप देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कौन कौन सी इसमें इट इज इंक्लूड होती हैं, एंड देन वी गेट टू नो अर्ली, मैच्योर एंड लेट फेज। हमने देखा था किस तरीके की वो एग्रीकल्चर करते थे, कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, एंड देन वी गेट टू नो उनका ट्रेडिंग, मतलब किस तरीके से ट्रेडिंग करते थे वो, और कौन से कंट्रीज के साथ, या कह सकते हैं कौन सी सिविलाइजेशन के साथ उनका ट्रेड रिलेशन रहा है। जैसे हमने अफगानिस्तान की बात करी थी कि लापिस लजूली, एक जो प्रीशियस स्टोन होता है, वो इंडिया में नहीं मिलता, मतलब जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहां पे नहीं मिलता था, तो अफगानिस्तान वाले रीजन में स्पेसिफिकली पाया जाता था। अगर इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड में वो स्टोन मिल रहा है, दैट मीन्स हमारे जो उस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ अच्छे ट्रेड रिलेशन रहे होंगे। देन हमने मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा था, एंड किस तरीके से सिटी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, दैट वी गेट टू नो। राइट। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफी उससे आइडिया हो जाएगा। नेक्स्ट आज आगे बढ़ते हैं। एंड सेंटर ऑफ प्रोडक्शन में yesterday आई टोल्ड यू अबाउट दी चहुदारो, जहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर माना जाता था। राइट। यहाँ तक हम कवर कर चुके थे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, जो अभी मैं आपको बता रही थी कि दूसरे देशों के साथ मतलब अच्छे रिलेशन रहे हैं। और देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कम्युनिटी रही, हड़प्पन कम्युनिटी, वो एक ट्रेडिंग कम्युनिटी के तौर पे मानी जाती है। जितनी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये कोई वॉरियर क्लास नहीं, मतलब वॉरियर कम्युनिटी नहीं थी, ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मिले हैं, बाहर की कंट्री के साथ ट्रेड रिलेशंस मिले हैं। हमारी जो सील है वो हमें उन कंट्रीज में मिली है, कंट्री तो स्पेसिफिकली कहना गलत होगा, हमें उन सिविलाइजेशन, उन सिटीज में मिली है, उन पुरानी जो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है उनमें पाई गई है। हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे यहाँ नहीं होते, वो वहां से हम लेकर के आए थे। तो ये सारे एविडेंस जो हैं वो हमें बताते हैं फॉरेन रिलेशन के बारे में, या कॉन्टेक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स के बारे में। तो ये कहते हैं कि रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सजेस्ट दैट कॉपर वाज आल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान ऑन द साउथ ईस्टर्न टिप ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। देखो, कॉपर जो है, एज आई टोल्ड यू, कॉपर ऑल्दो इंडिया में मिलता है, खेतड़ी माइंस जो राजस्थान में है वहां पे कॉपर पाया जाता है, बट फिर भी कॉपर बहुत अमंडेंट अमाउंट में जो है इंडिया में नहीं मिलता है। तो इनको सिर्फ और सिर्फ खेतड़ी माइन पे डिपेंडेंट नहीं थे, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ओमान वाला जो रीजन है, ये आपका पूरा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पे जो ओमान कंट्री है उनसे ये लोग ट्रेड करते थे। और देखो, ये मेलुहा जो दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड होता था, इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा होगा, इन लोगों ने इन लोगों के साथ ट्रेड करा होगा। तो यहाँ पे जब ट्रेड हो रहा होगा तो इनके भी कुछ टेक्स्ट, कुछ एविडेंस इन कंट्रीज में भी मिले होंगे। जैसे मेसोपोटामिया के साथ अच्छे रिलेशन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, तो मेसोपोटामिया के अंदर भी कुछ तो ऐसे एविडेंस मिलेंगे ना जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं। चाहे वो सील मिले, चाहे वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी सामान मिले जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस किया जाता था, तो वहां पे जो टेक्स्ट मिले हैं उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा के नाम से जो है वो बुलाया जाता है। हियर यू कैन से द एंटायर एरिया, उसको मेलुहा बोला गया है। राइट।
तो ये माना जाता है कि कॉपर जो है वो ओमान से मंगवाया जाता था, अदर देन द खेतरी माइंस. Chemical analysis have shown that the both Omani copper and Harappan artifacts have traces of nickel, suggesting it common origin. कैसे पता चला कि हमने वहां से मंगवाया है? हमें ओमानी कॉपर में थोड़ा सा मतलब निकल का वो मिलता है, मिक्सचर मिलता है. सेम हमें हड़प्पा में जो हम कॉपर के आर्टिफैक्ट्स हमें मिले हैं, वहां पर भी हमें जो है निकल का ट्रेस कॉपर में मिला है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं. देर आर अदर ट्रेसेस ऑफ कॉन्टेक्ट एज वेल. इसके अलावा और भी हैं. अ डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ वेसल, a large Harappan jar coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites. यही मैंने बोला ना, हमारे यहाँ की कुछ चीजें वहां पे पाई गई होंगी. तो हमारे यहाँ की क्या चीजें? हमारे यहाँ का एक बड़ा सा पोट, ठीक है, एक बड़ा सा जार जो है वो मिला है, जिसके बाहर ब्लैक कलर की एक लेयर जो है वो मिली है. सच थिक कोटिंग प्रिवेंट द प्रिकोलेशन ऑफ लिक्विड्स. कोई भी आप बर्तन लेते हो, उसके बाहर अगर बहुत मोटी सी लेयर बना दी जाए, तो दैट वो क्यों बनाई जाती है? आप इसीलिए बनाते हो ना कि उसमें कुछ सामान रखें तो वो सेफ रहे, राइट. तो ये माना जाता था कि उसके अंदर कुछ भी लिक्विड वगैरह रखा जाता तो वो लिक्विड खराब ना हो, मतलब इधर उधर लिक्विड ना बिखरे, इसके लिए जरूरी था कि वो लेयर मोटी बनाई जाए. बट वी आर नॉट श्योर व्हाट वाज कैरिड इन दीज वेसल. लिक्विड ही था या कुछ और चीजें कैरी की जाती थी, इसको लेकर के एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है. देन but it is possible that the Hadappans exchanged the content of these vessels for Omani copper. but ये अंदाजा लगाया जाता है कि हड़प्पन्स ने जो, मतलब ये होता है ना कि वो कॉपर लेते थे, तो कॉपर के साथ एक्सचेंज क्या करते थे? ऐसा माना जाता है कि ये जो बड़े बड़े जार मिले हैं, जार में जो सामान था उसके बदले यहाँ पे बार्टर सिस्टम को फॉलो किया जाता था. ठीक है, बार्टर सिस्टम को. बार्टर सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली बार्टर सिस्टम में आप सामान के बदले सामान खरीदते हो, वस्तु के बदले वस्तु. ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली करेंसी जो है वो यूज में नहीं लाई जाती है, वो चीजें ही जो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जाती हैं. इसके अलावा मेसोपोटामियम जो है टेक्स्ट हमें मिले हैं, 3rd मिलेनियम BC का है. इसमें रेफर किया गया टू कॉपर कमिंग फ्रॉम अ रीजन कॉल्ड मगन, परहैप्स अ नेम फॉर ओमान. तो हुआ ये है कि मेसोपोटामिया जो प्रेजेंट डे इराक वाला रीजन है, देयर एग्जिस्ट द सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है ये कंटेम्पररी है किसकी? हड़प्पन सिविलाइजेशन की. देखो, मेसोपोटामिया, हड़प्पन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आती है. तो मेसोपोटामिया उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, हमारे कुछ रिलेशन थे. तो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट, हम वहां की जो स्क्रिप्ट हम पढ़ पाए हैं, जितना हम समझ पाए, उसके बेसिस पे ये पता लगा है कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में उन्होंने मेंशन करा है कि वो कॉपर एक जगह से मंगाते थे, वहां पर उन्होंने नाम यूज करा है मगन का, और ऐसा माना जा रहा है कि ये ओमान के लिए है. दैट शोज कि ओमान जो है पुराने समय से ही कॉपर के लिए एक सेंटर रहा है. एंड इंटरेस्टिंगली इनफ कॉपर फाउंड एट मेसोपोटामियन साइट ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ निकल. मतलब मेसोपोटामिया की जगह पे जो कॉपर मिला है, वहां पर भी निकल के उसमें कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं. सिमिलर हड़प्पा में भी ट्रेसेस मिले हैं और मेसोपोटामिया के कॉपर में भी निकल के ट्रेसेस मिले हैं. Other archaeological finds suggestive of long distance contact include Harappan seals, weights, dice and beads. इसके अलावा हड़प्पा के सील, हड़प्पा के वेट्स, हड़प्पा के डाइस. डाइस समझते हो ना आप? अगर आपने मतलब ये खेला होगा, गेम खेला होगा काफी सारे, तो आप डाइस को समझ पाएंगे, राइट. एंड बीड्स, मणके जो है हड़प्पा के वहां पर मिले हैं. In this context, it is worth noting that Mesopotamian text mention contact with region named Diluman, probably the island of Bahrain, Magan and Meluha, possibly the Harappan region. अच्छा, मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट को हम पढ़ पाए. मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में 3 मेन रीजन का नाम मेंशन किया गया है. पहला है दिलमन, जो कि माना जा रहा है कि बहरीन का ही एक आइलैंड है, ये तो आपका मिडिल ईस्ट में ही है. मगन ओमान वाले रीजन को बोलते हैं. एंड मेलुहा, मेलुहा ये माना गया है कि शायद ये हड़प्पन रीजन के लिए उन्होंने यूज किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेलुहा से कुछ प्रोडक्ट आते हैं, राइट. कौन कौन से? कार्नेलियन आता है, रिमेम्बर, रेड स्टोन होता है कार्नेलियन. लापिस लजूली हम अफगानिस्तान से मंगवाते थे, राइट, लापिस लजूली. फिर बाद में ऐसा भी होता है कि हो सकता है हड़प्पन से इसको एक्सपोर्ट भी करते हो. कॉपर, गोल्ड एंड वैरायटी ऑफ वुड, ऐसा माना जाता है कि ये सारे जो हैं वो प्रोडक्ट मेलुहा से आते थे मेसोपोटामिया में.
एक मेसोपोटामियन मिथ है, मतलब कहावत मान लीजिए, ये कहते हैं कि मे योर बर्ड बी द हाजा बर्ड, मेड्स कॉल बी हर्ड इन द रॉयल पैलेस। मतलब देखो ये ना इंटरेस्टिंग से इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसमें कहा गया है कि आपका जो पंछी है वो हाजा बर्ड हो एंड इसकी जो आवाज है वो रॉयल पैलेस तक सुनी जाए। अब ये हाजा बर्ड अभी मतलब जो है आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये हाजा बर्ड जो है वो पीकॉक के लिए ये यूज किया गया है। अब ये कहाँ से आया, तो ये माना जाता है कि ये जो पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई है इसके पीछे मेसोपोटामियम के अंदर एक काइंड ऑफ रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है, बाकी कंट्रीज के साथ जो फॉरेन ट्रेड होता था उसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। तो वो नाम आया कहाँ से, मतलब हाजा बर्ड कहाँ से आया, हो सकता है उसकी जो आवाज थी उससे आया हो। एंड पॉसिबिलिटी है कि जो ओमान के साथ इनके रिलेशन थे, ठीक है, बहरीन के साथ इनके जो रिलेशन थे, और बाई सी जो उनके रिलेशन हुआ करते थे, बेसिकली उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट मेलुहा को एज अ लैंड ऑफ सी फेयरर, मतलब जो जहाजी लोग होते हैं, जो पानी के रास्ते सफर करते हैं, उन लोगों का देश जो है मेलुहा को एक्सप्लेन करा गया है। अच्छा एक बात बताइए, जब हम मेंशन करते हैं कि आपका बर्ड हाजा बर्ड हो, दैट मीन्स हाजा कुछ ऐसा वर्ड रहा होगा ना, हाजा मीन्स समथिंग वेरी प्रेशियस, जो कि बहुत शुभ माना जाता हो, तभी तो हम कहते हैं। हमारी कहावतों में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जब हम शुभकामनाएं देते हैं तो हम कोई वर्ड उसके समतुल्य वर्ड जो है हम यूज करते हैं। तो हाजा वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए रहा होगा, और वो मेलुहा के बारे में है कि वहां तक तुम्हारी आवाज जाए, वहां तक वो चीज जो है वो सुनाई दे, राइट। सो दैट शोज कि at least these civilization were connected to each other through the trade, and उनके बीच में और भी हो सकता है। जब हम जो हड़प्पन टेक्स्ट है उनको जब हम पढ़ पाएंगे तो शायद हम इनके कम्युनिकेशन के बारे में और अच्छे से बता पाएंगे। अब ये देखिए, ये यहाँ पे ना पिक्चर्स दी हुई हैं। ये पिक्चर फर्स्ट है, ये सिलेंड्रिकल सील है, ठीक है, एंड मेसोपोटामिया से है। और यहाँ पे ना एक पिक्चर यूज हुई है इसी सील के ऊपर, हम्प्ड बुल, राइट। और ऐसा माना जाता है कि हम्प्ड बुल की पिक्चर जो उन्होंने यूज करी है, ये इंस्पायर्ड है किससे, इंडस वैली की जो सील है, हड़प्पन जो सील है, उससे ये इंस्पायर्ड है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक मतलब इंस्क्रिप्शन, एक काइंड ऑफ इंस्क्राइब करा गया है। जो पिक्चर है वो एक बुल की है, हम्प्ड बुल की, और सिमिलरली आपको यहाँ पर भी देखने को मिलता है जो कि हड़प्पन सील में प्रेजेंट था। सो दैट शोज द कनेक्शन बिटवीन द मेसोपोटामिया एंड हड़प्पन्स। अब ये देखिए, ये सील है पर्शियन गल्फ सील, ठीक है, मतलब पर्शियन गल्फ वाले रीजन से सील मिली है। कहाँ पे, बहरीन में मिली है। एंड इट समटाइम कैरीज हड़प्पन मोटिव्स। इंटरेस्टिंगली लोकल दिलमन वेट फॉलोड द हड़प्पन स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जो है वो क्या साइन दिखाए गए हैं, इस पे जो लिखा गया है, जिस तरीके से इस पे जो कार्विंग है वो करी गई है, वो दिखाता है कि हड़प्पन को ये जो है वो जानते थे। इसके अलावा एक और सील है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बोट बनाई गई है, here you can see, ठीक है, ये बोट जो है वो बनाई गई है, यानी ये लोग जो है पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते सफर करते थे। सो व्हाट वर द पॉसिबल रूट्स फ्रॉम द हड़प्पन रीजन टू ओमान, दिलमन एंड मेसोपोटामिया? क्या रीजन रहा होगा, कौन सा मतलब तरीका रहा होगा ट्रैवल करने का? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से जो है बहुत पॉसिबली है कि हम इस तरीके से ट्रेड करते हों, राइट। और हो सकता है ओमान के साथ, मतलब मगन वाला जो रीजन है ये है, और ये बहरीन वाला रीजन है मेसोपोटामिया, हियर यू कैन सी, राइट। तो इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे होंगे और यहीं से हम इनके साथ ट्रेड करते होंगे। बाकी हड़प्पन स्क्रिप्ट जब पढ़ी जाएगी तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। अब ये कुछ साइन बोर्ड है, आप पढ़ पाए तो, आपके अगर आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप होता है तो आपको भी पढ़ना चाहिए, बट ठीक है। इसमें आप देख सकते हो कुछ पिक्चर्स बनाई गई हैं और कुछ साइन बनाए गए हैं, राइट। कुछ पिक्चर्स हैं, हियर यू कैन सी, व्हील है, ये शायद कोई लीफ का होगा, और कुछ उन्होंने साइन बनाए हैं, जैसे ये क्या है, ये साइन है। मिक्स स्क्रिप्ट इन्होंने यूज करी है। दूसरा, हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में ये बोला जाता है कि ये जो स्क्रिप्ट है, ये जैसे हम लिखते हैं तो हम लेफ्ट से स्टार्ट करके और राइट की तरफ हम बढ़ते हैं, राइट। तो हमारी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट क्या होती है बेसिकली, जैसे हिंदी हमारी भाषा है, इंग्लिश लैंग्वेज है,
उसको लिखते जब हम हैं, इंग्लिश की स्क्रिप्ट रोमन है और हिंदी की जो स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, राइट। तो ये स्क्रिप्ट होती है, तो हमारी हम नॉर्मली लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इस तरीके से भी लिखते हैं, कुछ राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। तो ऐसा माना गया है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसमें राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था। कैसे पता चलता है, इसके बारे में भी बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, सील्स, स्क्रिप्ट एंड वेट्स के बारे में। सील्स एंड सीलिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। अब बेसिकली सील्स और सीलिंग्स यूज की जाती थी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए। Imagine a bag of goods being sent from one place to another. Its mouth was tied with rope and on the note was affixed some wet clay on which one or more seals were pressed. आपने देखी है कई चिट्ठियां होती थी ना, उसके ऊपर हल्का सा मोम डाल के और उस पर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर के साथ छेड़खानी हुई होगी तो पता चल जाएगा कि हाँ, इसके अंदर जो सामान है वो बदला गया, उसके साथ कुछ जो है वो छेड़खानी हुई है। सिमिलरली सील भी जो है वो एक मोहर का काम करती थी। आपने एक बैग में सामान डाला, उसका जो मुंह था आपने रस्सी से बंद करा और वहां पे क्या करा आपने, वो एक मतलब क्ले लेकर के, मिट्टी लेकर के उसके ऊपर मोहर बना दी, मोहर लगा दी, तो वो सील बन गई। वो बताते हैं, ऑथेंटिसिटी बताएगा, क्रेडिबिलिटी की हाँ, और साथ ही साथ प्योरिटी भी शो करेगा कि ये ओरिजिनल है, जो कंटेंट शुरू से आया था वही कंटेंट आप तक पहुंचा है, ओरिजिनलिटी है। इट्स माउथ वॉज टाइड, ये तो हमने बात कर ली। इफ द बैग रीच्ड विद सीलिंग इंटैक्ट, बिना सीलिंग के छेड़छाड़ हुए आप तक सामान पहुंचता है, तो मतलब इसके साथ कोई भी टेम्परिंग नहीं हुई है। ऑल्सो द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। जैसे बिल होता है ना, बिल होता है ठीक वैसे जिसमें लिखा होता है कि किस लिए भेजा है, किसको भेजा है, सारी डिटेल्स होती हैं। सिमिलरली सीलिंग में भी क्या होता है, भेजने वाले का एड्रेस जो है वो मेंशन किया जाता था। जैसे ये हमें एक सीलिंग मिली है रोपर से, एज यू कैन सी ये पूरी क्ले है और क्ले के ऊपर ऐसा लग रहा है कोई सील लेकर के और इसके ऊपर ऐसे ठप्पा जो है वो मारा गया है। हियर यू कैन सी, इसमें ऐसा माना जाता है कि एक तो ये प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, साथ ही साथ ये भेजने वाले की आइडेंटिटी को भी एक्सप्रेस करता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट, क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनी हुई है। आज के टाइम पे अगर बहुत बड़ी मिस्ट्री है तो वो शायद हड़प्पन स्क्रिप्ट है। हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, कोशिश पूरी है। और हड़प्पन सील्स यूजुअली हैव अ लाइन ऑफ राइटिंग, लिखा गया है डेफिनेटली, और इसमें माना जाता है कि शायद ऑनर के नाम और उसका टाइटल होगा। और इवन ये माना जाता है कि जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उन लोगों के लिए साइन बना दिए जाते थे, जैसे एनिमल के साइन बना दिया गया, तो वो उन लोगों को कम्युनिकेट करने में हेल्प करता था जो लोग पढ़ना नहीं जानते थे। इंस्क्रिप्शन, अच्छा समझिएगा, इंस्क्रिप्शन और मनुस्क्रिप्ट क्या होता है। इंस्क्रिप्शन हमेशा किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे होता है। इंस्क्रिप्शन जो है वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पे होता है, जैसे कोई स्टोन पे या फिर क्ले पे, राइट। और जो मनुस्क्रिप्ट होती है, मनुस्क्रिप्ट जो है वो होती है कोई ना कोई पेपर जैसे आइटम पे। जैसे पुराने टाइम पे बार्क, जो पेड़ की छाल होती है, उसको यूज किया जाता था, तो उसको मनुस्क्रिप्ट में काउंट करेंगे। इंस्क्रिप्शन किसी हार्ड ऑब्जेक्ट के अंदर उकेरा गया है, कोई तीखी पैनी चीज लेकर के उस पे लिखा गया है। सो ये जो इंस्क्रिप्शंस है, दीज आर शॉर्ट, लॉन्गेस्ट कंटेनिंग अबाउट 26 साइन। छोटी छोटी इंस्क्रिप्शन हमें मिली हैं। ऑल्दो द स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टू डेट, इट वॉज एविडेंटली नॉट अल्फाबेटिकल। ठीक है, हमें स्क्रिप्ट जो है अभी तक हम नहीं पढ़ पाए, बट हम उस स्क्रिप्ट को देख करके कुछ अंदाजा लगाते हैं। पहला, ये अल्फाबेटिकली नहीं है, राइट। इनमें बहुत सारे साइन का यूज किया गया, अप्रोक्सीमेटली 375 से लेकर के 400 साइन का यूज किया गया है। दूसरा, माना गया स्क्रिप्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी गई है, यहां से स्टार्ट करके यहां खत्म हुए। कैसे पता चला हमें, देखो जब भी एक पेज पे आप कुछ लिखते हो तो हमेशा हमारी हैबिट होती है, हम लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम कुछ स्पेस छोड़ते हैं, राइट। लेफ्ट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, बट राइट साइड तक जाते जाते हमें लगेगा कि लाइन जो है बहुत होच पोच, मतलब वर्ड बड़ा है और स्पेस कम है, तो फिर वो होच पोच हो जाता है, राइट। कई बार तो ये होता है कि लाइन में ही हम एक दो वर्ड और एक्स्ट्रा मेंशन कर देते हैं। सो दैट शोज कि यहाँ पे स्पेस है, बट यहाँ पे बिल्कुल जो है कंजेस्टेड वर्ड्स लिखे गए हैं। दैट शोज कि ये लेफ्ट टू राइट है। और सेम ऐसे ही अंदाजा लगा करके ये कहा गया है कि हड़प्पन्स जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे। उनके वहां यहाँ स्पेस मिला है और यहाँ जाके हौच पौच हुआ है, यहाँ जाके उन्होंने ऐसा लगता है कि कम स्पेस में ज्यादा वर्ड्स लिखने की कोशिश करी है।
सो कंसिडर द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन विच राइटिंग हैज बीन फाउंड, कहाँ कहाँ पर हमें उनके लिखे हुए एविडेंस मिलते हैं। तो सील पर, कॉपर टूल्स पर, रिम्स ऑफ जार, जो बर्तन होते थे उनके रिम्स पे, उनका जो बाहरी किनारा होता है ऊपर जहाँ पे वो ढक्कन बंद किया जाता है, वहां पर हमें मिले हैं। कॉपर एंड टेराकोटा टेबलेट्स में मिले हैं। टेबलेट्स लाइक छोटी छोटी जो हैं, जैसे पट्टियां थी, टेराकोटा मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े पट्टियां हो जिनके ऊपर कुछ लिखा गया हो। ज्वेलरीज में मिला है, बोन रोड्स पे, इवन एंशियंट साइन बोर्ड भी हमें एक मिला है। साइन बोर्ड होता है ना, जैसे ट्रैफिक साइन बोर्ड होता है, सिमिलरली। रिमेंबर देर मे हैव बीन राइटिंग ऑन पेरिशेबल मटेरियल टू, पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ इंस्क्राइब या इंस्क्रिप्शन पे वो रिलाई नहीं करते हो। पेरिशेबल मटेरियल जैसे वुड पे या कोई और पेपर जैसा उन्होंने कुछ डिस्कवर करा होगा जिसपे वो लिख सकते हैं, ऐसे आइटम्स पे भी उन्होंने लिखा होगा। बट अभी वो सरवाइव नहीं कर पाया बिकॉज बहुत लंबा टाइम जो है वो बीत चुका है। तो इसका मतलब वो लोग पढ़ना लिखना जानते थे, तो क्या लिटरेसी मतलब मास लेवल पे थी, यानी सभी लोग पढ़ना जानते थे, या सिर्फ कुछ लोग ही, पॉपुलेशन में कुछ लोग ही पढ़ना जानते थे? क्या ये वाइड स्प्रेड थी या कुछ ही एरिया में लोकलाइज्ड थी? ये सोचने वाली बात है। देन वेट्स की हम बात करते हैं। वेट्स जैसे आपने बाट देखे होंगे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन आ चुकी है। यू कैन एक्चुअली मेजर कि 1 kg 2 kg, इवन ग्राम्स में भी अगर आप बात करो तो मेजर कर सकते हो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे ऑल्सो हैड अ प्रिसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स। वो एक स्टोन से बने हुए होते थे, ठीक है, क्यूबिकल शेप में। स्टोन जो है चर्ड स्टोन से बने हुए होते थे, क्यूबिकल होते थे और कोई मार्किंग उनके ऊपर नहीं होती थी। लोअर डिनोमिनेशन ऑफ वेट्स वर बाइनरी, ठीक है, जैसे 1 2 4 8 16 32 और ऐसे करके 12 800 तक हमें वेट्स मिले हैं। देन the smaller weights were probably used for weighing jewelries and beads. Metal scale pen have also been found. metal scale pen मतलब वो जैसे तराजू टाइप में होता है कि जिसपे देख मतलब रख के कुछ हम देख पाए कि कितना वजन हुआ है। ऑल्सो छोटे वेट्स मिले हैं, अंदाजा लगाया कि शायद वो ज्वेलरी वगैरह को देखने के लिए होते हैं। जैसे आप किसी ज्वेलरी शॉप पे जाओ या सुनार की दुकान में जाओ ना, वहां पे आपको बिल्कुल छोटे से छोटा वेट भी, ग्राम में भी, मिलीग्राम्स में भी वो वेट करके आपको बता देंगे। वेरेज अगर आप किसी किराना स्टोर पे जाओगे तो वहां पे थोड़े बड़े वेइंग मेजरमेंट के लिए आपको टूल्स मिलेंगे, राइट? सो दैट शोज डिफरेंट क्राफ्ट्स बट यूनिफॉर्मिटी इन मेजरमेंट। और एक चीज है ना कि हड़प्पन सिटीज में सिमिलर वेइंग वेट्स मिले हैं, तो दैट ऑल्सो शोज कि सारी सिटीज आपस में कनेक्टेड थी, है ना। नेक्स्ट कम्स द एंशिएंट अथॉरिटी। अब बड़ा मुद्दा ये आता है हड़प्पन सिविलाइजेशन में, किस प्रकार की अथॉरिटी एग्जिस्ट करती होगी? क्या वहां पे कोई राजा था? राजा था तो फिर बड़े बड़े महल बनाए गए होंगे ना, बट ऐसी कोई बहुत बड़ी स्ट्रक्चर हमें या अलग से कोई स्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आती। तो किस प्रकार की रूलिंग क्लास रही होगी? अब कोई बोले कि कोई रूलिंग क्लास नहीं थी तो फिर मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होगा मैनेज करना, उसको समझना। क्यों? क्योंकि इतने बड़ी सिविलाइजेशन को इतना परफेक्टली मैनेज करना ये बिना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पॉसिबल नहीं है। यानी देयर वाज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, बट व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी वाज देयर एग्जैक्टली, ये थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जो हमें एविडेंस मिले हैं उसके बेसिस पे हम एक गेस करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं। ये एक पिक मतलब टेराकोटा फिगर है, ये हमें मिला है। हियर यू कैन सी, ये एक पर्सन है, इसने अपने सर पे ये कुछ पहन रखा है, राइट? और कितनी फाइन बियर्ड इसकी दिखाई गई है। ऑल्सो ये इसने हाथ पे भी एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई ताबीज टाइप इन्होंने कुछ पहन रखा है। और ये ड्रेपिंग दिखाई गई है कि बहुत अच्छा डिजाइन शॉल इन्होंने ओढ़ रखा होगा, और इस शॉल के ऊपर डिजाइन जो है वो भी दिखाए गए हैं, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया है। अब ये माना जा रहा है कि ये फोटो जो है वो किसी किंग की हो सकती है, ठीक है, या कोई ना कोई अथॉरिटी को तो ये जरूर रिप्रेजेंट करते हैं। आज भी अगर हमारे घर में किसी की फोटो होगी, या तो वो हमारे बहुत क्लोज वन होंगे, या फिर ऐसे लोग जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटीज की हो सकती है, रिलीजियस मतलब उनकी हो सकती है, आपके जो गॉड्स हैं मतलब हमारे जो गॉड्स हैं उनकी फोटोज हो सकती है, डिपेंड करता है, राइट? कुछ लोग फोटोज में नहीं मानते, बट नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि जो फोटोज होंगी, जो मूर्तियां होंगी, वो मेनली इंपॉर्टेंट लोगों की रही होंगी, राइट? तो यहाँ पर ये जो एविडेंस मिला है तो उसी के बेसिस पे हम ये अंदाजा लगाते हैं। जो
हमें जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं ना, तो ऐसा लगता है कि देयर आर इंडिकेशंस, मतलब निर्देश निर्देश तो नहीं बोलूंगी, ऐसा अंदेशा, इंडिकेशन है कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए गए होंगे और उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया गया होगा हड़प्पन सोसाइटी में। जैसे आर्टिफैक्ट्स, जैसे पोट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे यूनिफॉर्मिटी का मिलना, दैट समथिंग यूनिक। सील्स, वेट, इवन ब्रिक्स का भी इतना यूनिफॉर्म होना, दैट शोज कि बहुत अच्छे से उन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करा गया होगा। अब ब्रिक्स की आप बात करिए, एक जगह पे नहीं बनाई जाती है, बट ब्रिक्स का साइज जो है वो पूरे रीजन के अंदर यूनिफॉर्म है, जम्मू से लेकर के गुजरात में। वी हैव ऑल्सो सीन दैट सेटलमेंट वर स्ट्रेटेजिकली सेटअप इन स्पेसिफिक लोकेशन फॉर वेरियस रीजन। वो जो सेटलमेंट करी गई है ना, वो बहुत, मतलब ऐसे लगता है कि बहुत डेडिकेटेडली चुन करके वो सेटलमेंट करी गई है। Besides, labor was mobilized for making bricks and for construction of massive walls and platform. कल हमने बात करी थी ना कि सिटीज प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती थी, एक हाइट पे बनाई जाती थी, तो अगर एक इंसान 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी उठा के उस पर डालेगा तो 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को टाइम लग जाएगा प्लेटफॉर्म को बनाने में। तो मैसिव वॉल्स, प्लेटफॉर्म जो है वो बनाए गए थे। बट एक्चुअली हु ऑर्गेनाइज्ड दिस एक्टिविटी? व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर? स्टेट का नेचर कैसा रहा होगा? कोई रिलीजियस स्टेट तो ये लगता नहीं है। ट्रेडिंग कम्युनिटी थी और इतना अच्छे से सब कुछ मैनेज करना, मतलब समथिंग डिफरेंट, बहुत यूनिक है। प्लस कहीं वॉर का कोई एविडेंस नहीं मिलता बहुत बड़े लेवल पे। अगर राजा होता, कोई मतलब बड़ी अथॉरिटी होती, तो कुछ एविडेंस मिलता, और नहीं तो कोई वॉर का एविडेंस मिलता, लड़ाई का एविडेंस मिलता, बट एज सच कोई बहुत डायरेक्ट एविडेंस हमें इस चीज का नहीं मिला है। सबसे पहले पैलेसेस एंड किंग्स के बारे में हम बात करते हैं। So if we look for a center of power or for depiction of people in power, archaeological records provide no immediate answer. कोई आंसर नहीं है हमारे पास उस चीज का। A large building found at Mohenjo-daro was labeled as palace by archaeologists, but no spectacular finds were associated with it. मतलब बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी मोहनजोदारो में, तो फिर लोगों ने कहा था कि ये तो महल रहा होगा, बट एग्जैक्टली उसके बाद में हमें ऐसा कोई एविडेंस मिला नहीं। एक स्टोन स्टैचू मिला है, एज आई टोल्ड यू, आई थिंक मैंने इसको टेराकोटा स्टैचू बोल दिया था, आई एम सॉरी। इट्स अ स्टोन स्टैचू एंड इट वाज लेबल्ड एज द प्रिस्ट किंग। ठीक है, दिस इज बिकॉज आर्कियोलॉजिस्ट वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन हिस्ट्री एंड इट्स प्रिस्ट किंग्स। हम ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सिमिलर टाइप कॉन्सेप्ट जो है, सिमिलर कॉन्सेप्ट वो मेसोपोटामिया में चलता था प्रिस्ट किंग का। मतलब प्रिस्ट भी है, मतलब ब्राह्मण या कह सकते हैं पुजारी है, और राजा भी है। एंड हैव फाउंड पैरेलल इन द इंडस रीजन, बट एज वी विल सी, ये आपकी पिक्चर है। The ritual practices of Harappan civilization are not well understood yet, nor are there any means of knowing whether those who performed them also had political power. Priest king के लिए हमारे पास ये कहने के लिए चाहिए कि जो पुजारी थे, मतलब जो रिलीजियस अथॉरिटी थी, उन्हीं के पास पॉलिटिकल अथॉरिटी रही होगी। ये कहने के लिए हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर एविडेंस चाहिए, जो अभी नहीं मिले हैं। राइट, तो ये जस्ट उसको नाम दे दिया गया है स्टैचू को, बट एग्जैक्टली ऐसा रहा होगा हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो ये मानते हैं दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर एंड दैट एवरीबडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। बट आप खुद सोचिए, इज इट पॉसिबल? आप एक छोटे से रीजन के लिए तो फिर भी बोल सकते हैं, मतलब इवन घर में भी एक वो होता है ना नॉर्मल, भी लीडर तो मैं नहीं बोलूंगी, बट कोई ना कोई एक अथॉरिटी तो होती है ना। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि यहाँ पे जो है वो अथॉरिटी नहीं होगी? अदर फील देयर वॉज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। कुछ लोग मानते हैं किसी एक का राज नहीं था, बल्कि बहुत सारे लोग मिलकर यहाँ पे राज करते थे। और ये मानते हैं कि मोहनजोदारो का जैसे एक अलग रूलर होगा, हड़प्पा का अलग होगा, यानी सिटी वाइज अलग अलग रूलर रहे होंगे। कुछ लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये पूरा रीजन, जितनी यूनिफॉर्मिटी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ये मानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यहाँ पे अलग अलग रूलर रहे होंगे, सिंगल स्टेट रहा होगा ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी, यूनिफॉर्मिटी नजर आती है। प्लांट सेटलमेंट है, स्टैंडर्डाइज रेशो ऑफ ब्रिक साइज है, इवन जो सेटलमेंट है, कई बार आपको लगेगा कि जहां पे रॉ मटेरियल मिलता है वहीं पे उसके किनारे पे ही आपको सेटलमेंट जो है वो बनाई गई है। देन एज ऑफ नाउ द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट प्लॉजिबल, मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, जो ठीक लगती है देखने में, वो ये है कि हो सकता है कि सब लोग मिल करके, ठीक है,
बेसिकली रूल करते होंगे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर चूज कर रखे होंगे जो उनके बिहाफ पे डिसीजन लेते होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है। इट्स वेरी अनलाइकली दैट एंटायर कम्युनिटीज कुड हैव कलेक्टिवली मेड एंड इम्प्लीमेंटेड सच कॉम्प्लेक्स डिसीजन। मतलब कम्युनिटी ठीक है, बट इतने बड़े कॉम्प्लेक्स डिसीजन कम्युनिटी मिलकर के ले पाए, ये बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज हमें लगती है। तो सबसे बेस्ट जो अभी फिलहाल हमारे पास है लॉजिक, वो यही हो सकता है कि कुछ लीडर रहे होंगे जिन्होंने मिल करके रूल करा होगा। तो कोई एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी शायद ना रही हो, मल्टीपल लीडर रहे हो जिन्होंने मिल करके रूल करा हो। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जब सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इतनी अच्छी सिविलाइजेशन थी, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? इतनी अच्छी सिविलाइजेशन में फिर ये खत्म क्यों हुई? फिर ये एंड पे क्यों आई? इतनी अच्छी, इतनी अर्बन, मतलब प्लांट सिटीज, फिर प्रॉब्लम कहाँ? ट्रेड भी कर रहे थे आप। तो वो रीजन हमें समझ में आता है जब हम एंड ऑफ सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। एक टाइम आता है जब मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना, बिगिनिंग हमने पढ़ी, स्टार्टिंग हुई, फिर वो एकदम हाइट पे पहुंची जिसको हम मेच्योर फेज कहते हैं, और एक फेज पे आने के बाद, एक स्टेज पे आने के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो ये जो डिक्लाइन वाला फेज है इसको कहते हैं लेट हड़प्पन फेज, ठीक है। तो वो देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पर हमें वो एविडेंस मिलती है लेट हड़प्पन के, कौन कौन सी जो है वो रीजंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी सिविलाइजेशन इस एरिया में लोकेटेड थी, यहाँ पर आपको कुछ वो मिलती हैं, लोकेशंस मिलती हैं, ओके। बट जो बड़ी सिटीज थी, बड़े सेंटर्स थे, वो धीरे धीरे गायब होने स्टार्ट हो चुके थे। 1800 बीसी तक आते आते मोस्ट ऑफ मैच्योर हड़प्पन साइट्स इन रीजन सच एज चोलिस्तान हैज बीन अबेंडन्ड। 1800 बीसी तक आते आते मोस्ट ऑफ सिविलाइजेशन खाली, मोस्ट ऑफ सिटीज खाली हो चुकी थी। साइमल्टेनियसली देयर वाज एन एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट इन गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। आप कंपेयर करिएगा मैप को, आपके जो फर्स्ट पेज पे मैप दिया हुआ है और इसको, आप पाएंगे कि ज्यादातर जो मतलब सिटीज थी वो इंडस के अराउंड थी। अब आप देख सकते हैं कितना शिफ्ट कर चुकी है, ठीक है। ये पॉपुलेशन कितना, मतलब ऐसा लग रहा है सेटलमेंट जो है वो ईस्टर्न साइड जो है वो मूव कर रही है। इसका जब रीजन था, ये पाया गया कि हो सकता है इंडस ने अपना कोर्स चेंज कर दिया हो। दूसरा ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है या तो फ्लडिंग आई हो, या बहुत ज्यादा ड्रोट पड़ने लगी हो, मतलब सूखा पड़ने लगा हो, जिस वजह से लोगों को अपना जो पुराना एरिया था उसको छोड़ करके ईस्टर्न साइड मूव करना पड़ा। तो जो लेट हड़प्पन फेज का एक प्रोमिनेंट चेंज है वो ये कि पॉपुलेशन पुराने एरियाज के से छोड़ करके ईस्टर्न साइड मूव करने लगी थी। कुछ हड़प्पन साइट्स जो हैं वो आफ्टर 1900 बीसी के बाद भी कंटिन्यू करती हैं, हालांकि उनमें मटेरियल कल्चर में काफी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। कैसे पता चलता है? हमने कहा था ना, हड़प्पन फेज में यूनिफॉर्मिटी हमें नजर आती है, जितना भी मटेरियल हमको मिला उनमें यूनिफॉर्मिटी नजर आई। बट अब आर्टिफैक्ट्स में कुछ जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो ऐड होने लगे थे। जैसे वेट्स में फर्क आ चुका था, सील्स में स्पेशल बीड्स आने लगे थे, तो दैट वी कैन से कि हाँ लेट हड़प्पन फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। राइटिंग्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ऑल्सो डिसअपियर्ड। लेट हड़प्पन तक आते आते लिखने की कला, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, ये सब चीजें भी डिसअपियर हो चुकी हैं। इन जनरल फार फ्यूअर मटेरियल वर यूज टू मेक फार फ्यूअर थिंग्स। अब हुआ ये कि कुछ चीजें ही यूज की जाने लगी, कुछ चीजें बनाने के लिए, मतलब बहुत कम क्राफ्ट प्रोडक्शन अब हो चुका था। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक खत्म हो रही थी, धीरे धीरे डिटेरियोरेट हो रही थी, अपनी जो ओरिजिनल कंडीशन थी उससे कम हो रही थी। लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, बड़ी स्ट्रक्चर्स नहीं बन रही थी। ओवरऑल artifacts and settlement indicates a rural way of life in what we call late हड़प्पन और successor culture। ऐसा लग रहा है कि cities जो हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही थी और लोग रूरल एरिया में जाके सेटल हो रहे थे, शायद ऐसा हुआ हो। या हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कल्चर का जो अर्बन नेचर था वो अब अर्बन नेचर ना रह करके वो रूरल नेचर बन चुका था। लेट हड़प्पन फेज में ये एक बड़ी, मतलब बड़ा बदलाव है। एक तो ये कि वो ईस्टर्न साइड मूव कर रहे थे, दूसरा बड़ी सिटीज अब नहीं थी, रूरल एरिया ज्यादा था, और तीसरा अब डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो हैं वो आने लगे थे आर्टिफैक्ट्स के अंदर, राइट। और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वगैरह खत्म होने लगा था। बट एक्चुअल में ये बदलाव आए क्यों? What brought these changes? Several explanation have been put forward। बहुत सारी थ्योरीज आई हैं और एग्जैक्टली
आज भी हमारे पास कोई वैलिड आंसर इसका नहीं है कि क्या रीजन रहा होगा इन एरियाज को खाली करने के पीछे। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कुछ लोग मानते हैं डिफोरेस्टेशन की वजह से, कुछ लोग मानते हैं एक्सेसिव फ्लडिंग की वजह से, और कुछ लोग ये मानते हैं कि रिवर्स का जो कोर्स है वो चेंज हुआ होगा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो एरिया था उसको इतना ज्यादा यूज कर लिया गया एग्रीकल्चर की वजह, एग्रीकल्चर में और बाकी चीजों में, कि अब उसकी जो कैपेसिटी थी लैंडस्केप की वो खत्म हो चुकी थी, वो और ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। Some of these causes may hold for certain settlement, but they do not explain the collapse of entire civilization. सूखा पड़ना, बाढ़ आना, क्लाइमेट चेंज को चलो छोड़ दो, बाकी सारी चीजें एक दो सिटीज के लिए तो फिर भी सही है, बट पूरी सिविलाइजेशन खत्म होना, जो जम्मू कश्मीर से लेकर के पूरा गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन तक फैली हुई थी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का इन रीजन्स की वजह से खत्म होना, मतलब पूरी सिविलाइजेशन का हम जस्टिफाई नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एलिमेंट रहा होगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा होगा जिसकी वजह से हड़प्पन स्टेट खत्म होने लगा था। इट अपीयर्स दैट स्ट्रॉन्ग यूनिफाइंग एलिमेंट परहैप्स द हड़प्पन स्टेट केम टू एन एंड। This is evidenced by the disappearance of seal, the script, distinctive beads and pottery, the shift from standardized weight system to the use of local weights, and the decline and abandonment of cities. ये है वो साइन जिनके बेसिस पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है एक टाइम के बाद में डिक्लाइन होनी शुरू हो गई थी। The subcontinent would have to wait for over millennium for new cities to develop in completely different region. इस एरिया में दोबारा नई सिटीज कब बनी, सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला जो फेज है वो कब आता है, इसको समझिएगा। 1800 बीसी तक आते आते कंप्लीटली जो है वो लेट हड़प्पन फेज आ चुका था। उसके बाद में 1500 बीसी से आपका वैदिक एज स्टार्ट होता है, वैदिक पीरियड, और ये वैदिक पीरियड चलता है 600 बीसी तक। उसके बाद में स्टार्ट होता है आपका जनपद, और जनपद के बाद में आता है महाजनपद। जब महाजनपद आता है ना, महाजनपद वाला फेज आता है, तब जाकर के हम क्लेम करते हैं कि शायद बेसिकली महाजनपद वाले फेज में कि बड़ी सिटीज यहाँ पे इस टाइम पे बनी होंगी, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन भी बोलते हैं। सो कितना टाइम लगा इनको, ठीक है, 100 ईयर्स भी नहीं, 1000 ईयर्स से ज्यादा का समय लग गया था इनको नई सिटीज यहाँ पे डेवलप करने में। सो दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफी काफी लंबा समय हो गया था उस एरिया में नई सिटीज डेवलप होने में। हालांकि रूरल कल्चर चलती रही, ग्रामीण सभ्यता जो है वहां पे चलती रही। अब कुछ लोग, थ्योरी है, कुछ लोग ये मानते हैं कि हड़प्पन के डिक्लाइन होने के पीछे कोई ना कोई अटैक रहा होगा, इसको इन्वेजन भी बोलते हैं, कोई ना कोई इन्वेजन रहा होगा, किसी ने बाहर से आकर के अटैक करा होगा, राइट। तो एक्चुअल में इन्वेजन हुआ था या नहीं, उसका एविडेंस देख लेते हैं। देखो ये कहते हैं, ये एविडेंस है किससे, जॉन मार्शल ने लिखा है मोहनजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन 1931 में, उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने मेंशन करा था। डेडमैन लेन इज अ नैरो एलाई varying from 3 to 6 feet in width at the point where the land turned westward. Part of skull and the bones of thorax and upper arm of an adult were discovered, all in very friable condition at a depth of 4 feet 2 inch. The body lay on the back diagonally across the lane. 15 inches to the west were a few fragments of tiny skull. It is to these remains that the lane owes its name. वो मेंशन करते हैं डेडमैन लेन का इंडस वैली के अंदर, और वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ये एलाई है, मतलब एक काइंड ऑफ जगह है जो 3 फीट चौड़ी है और 6 फीट जो है, मतलब एग्जैक्टली बताना मुश्किल है, बट 3 to 6 फीट के बीच में इसकी विड्थ रही होगी। और जैसे ये लेन वेस्टवर्ड टर्न करती है, जैसे ये मुड़ती है, तो वहां पे हमें कुछ हड्डियां मिलती हैं, और मतलब ऐसा लगता है कि बॉडी को ना काटा गया है। सो दैट शोज कि किसी बाहर के आदमी ने अटैक करा होगा, और वहां से एक एविडेंस मिलता है अटैक का, बाहरी अटैक का, इन्वेजन का। आगे वो एक्सप्लेन करते हैं, 16 skeleton of people with the ornament that they were wearing when they died were found from the same part of Mohenjo-daro in 1925. 16 लोग मिले हैं और वो पूरा जो ornaments है वो पहने हुए हैं, 1925 में उसी जगह से उनको डिस्कवर करा गया। तो दैट शोज कितने सारे लोग एक जगह मरे हैं और इस तरीके से मरे हैं कि शायद उनके ऊपर कोई बाहर से अटैक हुआ होगा।
बहुत बाद में 1947 में आर.एम. व्हीलर इस पे स्टडी करते हैं, जो नए डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। वो इसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं विद दैट ऑफ ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा क्या है, आने वाली हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ऋग्वेदा हमारे अभी तक जो सबसे पुराना टेक्स्ट है इंडिया का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, दैट इज ऋग्वेदा। एंड नॉट ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन एंटायर वर्ल्ड। मतलब इसके अलावा कुछ और बुक्स हैं जैसे जैन अवस्था है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ वेरी ओल्ड बुक। ठीक वैसे ही जो है वो ऋग्वेदा है, इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक, राइट। सो इट इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट रिटन में है इन द सब कॉन्टिनेंट। ऋग्वेद के अंदर नाम लिखा गया पुर, ठीक है, मीन्स रैम्पार्ट, फोर्ट और स्ट्रॉन्ग होल्ड। कोई जगह जैसे जैसे हम कहते हैं ना, कोई जगह के नाम के आगे पुर है, नॉर्मली आज तो हम कहते हैं रामपुर है, और भी कई सारे शहर होते हैं जिनके आगे पुर वर्ड यूज किया जाता है। बट ऋग्वेद के अंदर पुर वर्ड यूज किया गया है एक फोर्ट, एक किले के लिए, जहां पे पकड़ हो, ऐसा एरिया जहां पे पकड़ हो। तो इंद्र जो देव हैं, आर्यन वॉर गॉड, इनको पुरंद्र भी बोला जाता है, द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने किलों को तबाह किया था, आर्य मतलब इंद्र ने किलों को तबाह करा था। तो रिलेट करके देखा गया है। अब वो आगे मेंशन करते हैं, मतलब आपको इतना ज्यादा भी नहीं डिटेल में जाना है, बट जस्ट टू मेंटेन आवर इंटरेस्ट। वेयर आर और वर दीज सिटाडेल? It has in the past been supposed that they were mythical. The recent execution of Harappa may be thought to have changed the picture. पहले क्या होता था ना, 1947 से पहले सिटाडेल को लेकर के काफी मतलब मिस्ट्री थी, उनको मानते थे कि मिथिकल है, कुछ रहा होगा। मिथिकल मतलब कुछ रहस्यमय कुछ चीज है ये, और कोई किसी ना किसी स्टोरी से, किसी न किसी उनका जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस रहा होगा उनका। बट बाद की जो एग्जीक्यूशन हुई उसकी वजह से पूरी जो समझ है वो उसमें बदलाव आया। हेयर वी हैव हाईली इवोल्व सिविलाइजेशन ऑफ एसेंशियली नॉन आर्यन टाइप। अच्छा, ये बड़ी डिबेट चलती है। आर्यन सिविलाइजेशन आज के टाइम पे इंडिया में है आर्यन, ठीक है। ये माना जाता है कि बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से आर्यंस आए थे, और इन्होंने ही वैदिक एज की जो है वो शुरुआत करी थी। बट बिफोर दैट आपके यहाँ कंप्लीटली जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो ये पूछते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म होने में कहीं आर्यंस का तो हाथ नहीं है, उनके इन्वेजन का तो हाथ नहीं है। अब ये कहते हैं कि जो नॉन आर्यन टाइप रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉन आर्यन टाइप थे, नाउ नोन टू हैव एम्प्लॉयड मैसिव फोर्टिफिकेशन। हमने पढ़ा था ना, सिटाडेल के अराउंड फोर्टिफिकेशन था, सिटी के अराउंड फोर्टिफिकेशन था। तो ऐसा क्या हुआ था जिनसे ये सेटल्ड सिविलाइजेशन खत्म होने लगी थी? क्लाइमेट, इकोनॉमी, पॉलिटिकल डिटेरियोरेशन may have weakened it, but its ultimate extinction is more likely to have been completed by deliberate and large scale destruction. ऐसा लगता है कि शायद इसकी शुरुआत हो चुकी थी, बट बहुत जानबूझ के, डेलिब्रेट होता है, जानबूझ के ऐसा लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन को प्लान करा गया होगा, ठीक है। और ऐसा मतलब इट मे बी नो मेयर चांस दैट अ लेट पीरियड ऑफ मोहनजोदारो मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन अपीयर टू हैव बीन मैसेकर्ड देयर। ऐसा लगता है कि एक टाइम पे जाकर के मोहनजोदारो में एविडेंस मिलता है मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को मारा गया है, एक जगह पे मैसेकर करा गया। मैसेकर इन द सेंस बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा गया है। अब आर.एम. व्हीलर कहते हैं, मतलब नोट टू लाफ, वो ये कहते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को कहा गया पुरंदर, मतलब वो डिस्ट्रॉय करते हैं किस चीज को? फोर्ट को। कौन से फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे? इंद्र तो वैदिक गॉड है, इंद्र तो आर्यन गॉड है, तो वो किस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे थे? वो डिस्ट्रॉय कर रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फोर्ट थे, उनको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, ठीक है। उनको डिस्ट्रॉय करा डेलिबरेटली, इसीलिए उन्होंने इंद्र गॉड का कॉन्सेप्ट बनाया होगा शायद, राइट। तो ये पूरा उन्होंने ऋग्वेद के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके देखा था। अब आई डोंट नो मतलब ये सच में है या नहीं है, बट ठीक है, ये है कि आर्यंस के गॉड ने, इंद्र ने अटैक करा, और उन्होंने हड़प्पन्स के सारे जो किले थे उनको तोड़ दिया और हड़प्पन्स को वहां से खत्म कर दिया। ये आर.ई.एम. व्हीलर ने कहा था एंशिएंट इंडिया 1946 में, 47 में, और ये डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। 1960s में ये मोहनजोदारो की जो पूरी मैसेकर की पूरी स्टोरी है, इसको चैलेंज करा किसने? जॉर्ज डेल्स नाम की आर्कियोलॉजिस्ट ने। उन्होंने कहा कि ये जो स्केल्टन मिले हैं, मिले एक जगह हैं, बट ये एक टाइम पीरियड के नहीं है, अलग अलग टाइम पीरियड के।
अलग अलग टाइम पीरियड के तो हो सकता है यहाँ पे कोई सिमेट्री हो, यहाँ पे कोई ऐसे कब्रिस्तान टाइप रहा हो, राइट। whereas a couple of them definitely seem to indicate a slaughter, हालांकि उनमें से कुछ जो है ऐसा लगता है उनको मारा गया, slaughtering हुई है, but the bulk of the bones were found in context suggesting burials of the sloppiest and most irreverent nature. There is no destruction level covering the latest period of city, no sign of extensive burning, no bodies of warrior clad in armor and surrounded by the weapons of war. The citadel, the only fortified part of the city, yielded no evidence of final defense. मान लो युद्ध हुआ होगा, शहर को तबाह किया गया होगा, हम कहानी के हिसाब से चलते हैं, तो कुछ तो निशान मिलेगा ना, कुछ तो एक साथ लोगों को मारा गया होगा, लोग लड़े होंगे, कोई जलने का निशान होगा, कुछ तो एविडेंस हो जो ये बताता हो कि हाँ बहुत बड़े लेवल पे इस तरीके से सिटीज को डिस्ट्रॉय करा गया। तो ये चीज नहीं मिलती है। वो कहते हैं ना द मिथिकल मैसेकर एट मोहनजोदारो में वो बताते हैं, एंड इट वाज डन इन द 1964। So as you can see, a careful re-examination of the data can sometimes lead to a reversal of earlier interpretation. कल हम जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द एविडेंस, एंड एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कैन डिलीवर डिफरेंट मीनिंग। उनकी इंटरप्रिटेशन चेंज हो सकती है, हमारे पास कुछ नए एविडेंस आ जाए, पुराने एविडेंस का मीनिंग बदल सकता है। वो बस हमें जो फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जो टुकड़े मिलते हैं ना हिस्ट्री के, हम उन टुकड़ों को जोड़ करके उस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और उससे जितना हो सकता है हम उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, राइट। देन डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसे हमने डिस्कवर करा हड़प्पन सिविलाइजेशन को। So far, we have examined facets of Harappan civilization in the context of how archaeologists have used evidence from material remains to piece together parts of fascinating history. अब मुद्दा ये आता है, हमने हड़प्पन को तो पढ़ लिया, बट एग्जैक्टली हमें पता कैसे चला हड़प्पन सिविलाइजेशन का, हमने मॉडर्न टाइम में हमें कैसे आइडिया हुआ कि यहाँ पे इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। So when Harappan cities fell into ruin, people gradually forgot all about them. हड़प्पन शहर तबाह हुए तो लोग धीरे धीरे उनके बारे में भूल गए। When men and women began living in the area millennia later, they did not know what to make of this strange artifact that occasionally surfaced. अब 1000 साल तक तो वहां कोई खास डेवलपमेंट हुई नहीं, छोटे छोटे गांव ही थे, सिटीज तो 1000-1200 साल बाद बनती हैं। तो वहां पे जब लोग आके रहने लगे तो उनको वो स्ट्रेंज आर्टिफैक्ट्स तो दिखते थे, बट उनको नहीं समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्यों है और इनका क्या करा जाए। कई बार ये होता था आर्टिफैक्ट्स, जैसे मान लीजिए मिट्टी का टीला है, वो टीला 1000-1200 सालों तक किसी ने छेड़ा नहीं था तो टीला बन गया, बारिश आई, बाढ़ आई तो सामने आई चीजें, ठीक है। तो कुछ लोगों ने फिर उसके बारे में इतना इंटरेस्ट जो है वो रोल नहीं दिखाया, बट कुछ लोगों को इस चीज के बारे में दे स्टार्टेड टू थिंक कि ये है क्या, इसका क्या करा जाए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कनिंघम्स कंफ्यूजन, राइट। हु वाज कनिंघम, कल हमने बात करा था अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इन्होंने मिड 19th सेंचुरी में यानी 1850s के आसपास इन्होंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करा। आर्कियोलॉजिस्ट प्रेफर टू यूज द रिटन वर्ड, ठीक है, एज अ गाइड टू द इन्वेस्टिगेशन। कल मैंने कहा था ना दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है लिटरेरी और एक होता है आर्कियोलॉजिकल। स्टार्टिंग में कहा गया कि हम सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी सोर्स पे बिलीव करेंगे, उनके बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब हुआ ये था कि कनिंघम जो है वो एक्चुअल में इंडस वैली को स्टडी नहीं करना चाहते थे, राइट। कनिंघम जो है उनका मेन इंटरेस्ट किसमें था, वो था अर्ली हिस्टोरिक, यानी 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी और उसके बाद वाले पीरियड का। अब सोचो, वो डिस्कस कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मुझे 4th सेंचुरी बीसी से लेकर के मुझे 6th सेंचुरी बीसी से लेकर के 4th सेंचुरी बीसी तक का और उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में हमें पता चल जाए। 6th सेंचुरी बीसी में मैंने आपको बताया था ना, वैदिक पीरियड भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका था और जनपद स्टार्ट होने लगे थे, जनपद फिर महाजनपद वाला फेज आता है, तो वो उसके बारे में जानना चाहते होते। और ऐसा मानते हैं कि देयर इज अ स्टोरी एंड हिस्टोरिकल एविडेंस है कि अलेक्जेंडर, जो जिसको हम सिकंदर कहते हैं, इन्होंने भारत पर अटैक करा था एंशियंट टाइम में। और ऐसा कहा जाता है कि कनिंघम भी जो है एग्जैक्टली वो ये देखना चाहते थे कि अलेक्जेंडर का जहां पर युद्ध हुआ, जहां से वो इंडिया में आए, वो एरिया कहाँ पर पड़ता है, एग्जैक्टली वो उसकी स्टडी कर रहे थे। बेसिकली
कनिंगम जब स्टडी कर रहे थे, उन्होंने चाइनीज ट्रेवलर जो इंडिया में आए थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम, उनके अकाउंट्स, उनकी राइटिंग को स्टडी करना स्टार्ट करा और अर्ली सेटलमेंट को वो ढूंढने में लग गए। कनिंगम ऑल्सो कलेक्टेड, डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रांसलेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड ड्यूरिंग हिज सर्वे। तो वो सर्वे कर रहे थे और उस दौरान उनको जो कुछ भी मिला उसको उन्होंने ट्रांसलेट करवाया, डॉक्यूमेंट करवाया। सो व्हेन ही एग्जीक्यूटेड साइट्स ही टेंडेड टू रिकवर आर्टिफैक्ट दैट ही थॉट हैड कल्चरल वैल्यू। जब वो इन सब चीजों के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उनको कुछ चीजें मिली और उन्होंने सोचा कि हाँ, इनकी कुछ कल्चरल वैल्यू है, और उन्होंने वहां से वो चीजें रिकवर कर ली। अब ये देखो, ये कनिंगम का स्केच है ऑफ द फर्स्ट नोन सील फ्रॉम हड़प्पा। ये सील उनको मिली होगी हड़प्पा की और उसको उन्होंने एक स्केच बना लिया। वो स्टडी कर रहे थे 6th से लेके 4th सेंचुरी बीसी का। मिला कितना? 3300 बीसी का। सर्च क्या कर रहे थे? 400 बीसी के अराउंड सर्च कर रहे थे। मिला कितना पुराना? 3300 बीसी का, राइट। एंड हड़प्पन सील वॉज गिवन टू द कनिंगम बाय एन इंग्लिशमैन। ये हड़प्पन सील जो है वो एक इंग्लिशमैन ने उनको दी थी। ही नोटेड द ऑब्जेक्ट बट अनसक्सेसफुली ट्राइड टू प्लेस इट विद इन द टाइम फ्रेम विद विच ही वॉज फेमिलियर। देखो, इवन इंडियंस वर नॉट अवेयर अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो पुरानी सिविलाइजेशन है उसको वैदिक एज तक ही मान के चल रहे थे, उससे पुरानी हमारी नॉलेज नहीं थी। तो हमने भी और उन्होंने भी, कनिंगम ने भी इस सील को उसी टाइम फ्रेम में रखने की कोशिश करी जितने टाइम फ्रेम से वो फेमिलियर था हिस्ट्री में। दिस वॉज बिकॉज ही, लाइक मेनी अदर, थॉट दैट इंडियन हिस्ट्री बिगेन विद द फर्स्ट सिटीज ऑफ गंगा वैली। Given his specific focus, it is not surprising that he missed the significance of हड़प्पा। उनके पास एविडेंस था, उनके पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस था, बट फिर भी वो उस चीज को नहीं समझ पाए। Subsequently, seals were discovered at Harappa by archaeologists such as Dayaram Sahani in the early decades of 20th century। तो ये 1850 तक ये चीज मतलब चल स्टार्ट हुई, अगले 50 सालों तक चलती रही। फिर 1910 के अराउंड आकर के इंडियन स्कॉलर दयाराम साहनी ने वहां पे उस रीजन के अंदर हड़प्पन सील को डिस्कवर करना स्टार्ट करा 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग अर्ली डिकेड्स में, इन लेयर दैट वर डेफिनेटली मच ऑल्डर देन द अर्ली हिस्टोरिक लेवल। अब उनको पता चला कि यहाँ पे जो मिल रहा है ना, ये बहुत पुराना है। देखो, लेयर में पता चलता है। मान लीजिए यहाँ से आप जो है वो खुदाई स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप लेयर बाय लेयर इसको एग्जीक्यूट करते जाएंगे, जो सबसे पुरानी चीज होगी वो आपको बिल्कुल लोअर लेवल पे मिलेगी, सबसे नई आपको अपर लेवल पे मिलेगी। तो उनको मिला कि जितना हमारा रिटर्न रिकॉर्ड है ना, इससे पुराने जो चीजें हैं हमें अभी मिल रही हैं। उसके बाद में एक और आर्कियोलॉजिस्ट थे, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी। उनको भी सेम सील मिलती है मोहनजोदारो में। ठीक है, लीडिंग टू द कंजेक्चर दैट दीज साइट्स वर पार्ट ऑफ सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर। यानी दो लोगों को सेम चीजें दो अलग अलग जगह मिलती हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, ये दोनों साइट्स आपस में जुड़ी हुई होंगी। और इसी फाइंड्स के बेसिस पे 1924 में जॉन मार्शल, जो कि डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने कहा कि इंडस वैली के अंदर एक नई सिविलाइजेशन मिल चुकी है। आप देख सकते हैं, जिस चीज की शुरुआत 1850 में मिलनी शुरू हो गई थी ना, वो जाकर के 1924 में उन्होंने एक्सेप्ट करा दुनिया के सामने कि हमें एक नई सिविलाइजेशन मिली है। एस.एन. रॉय अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं दैट मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर ओल्डर देन ही हैड फाउंड है। मार्शल ने भारत को 3000 सालों का इतिहास दिया, जितना उसको मिला था उससे ज्यादा 3000 सालों का इतिहास उसने दिया। कैसे? हम 600 बीसी 700 बीसी के आसपास हम भारत का इतिहास जानते थे, वो हमें कहाँ ले गए? 300 बीसी के पास हमें लेके गए। 3000 सालों का इतिहास हमारे सामने था। दिस वॉज बिकॉज सिमिलर टिल देन अनआइडेंटिफाइड सील्स वर फाउंड एट एग्जीक्यूशन एट मेसोपोटामिया साइट। उस टाइम तक मेसोपोटामिया में भी ऐसे सील मिलनी स्टार्ट हो चुकी थी। तब ये कहा गया कि मेसोपोटामिया तो बहुत पुराना है। मेसोपोटामियन, उसके अंदर जब हड़प्पा की ये सील मिली है, दैट मीन्स ये सिविलाइजेशन भी कोई नई नहीं है, ये भी बहुत पुरानी है। यहां से उनको आइडिया होता है। एंड इट वॉज देन दैट द वर्ल्ड न्यू नॉट ओनली ऑफ ए न्यू सिविलाइजेशन बट ऑल्सो नो वन ऑफ द कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। अब टाइम आप बोलोगे ना, उस टाइम पे ये चीज यहाँ पर मिली है तो कंटेम्प्ररी है भाई, आप इसको इतना नया नहीं बना सकते, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। अब मुद्दा पता है, इससे फ्रीडम मूवमेंट में बहुत बदलाव आया है। देखो, टाइम पीरियड 1924 का है। इससे पहले ना, देखो, ब्रिटिशर्स जब हमारे यहाँ आए थे तो ब्रिटिशर्स का मानना था कि जो वो मानते थे व्हाइट मैन बर्डन,
व्हाइट मेन्स बर्डन। वो कहते थे कि इंडियंस जो हैं वो हमेशा से फॉरेन रूल के अंडर रहे हैं। तुम्हारे ऊपर आर्यंस ने अटैक करा, वो रूल करके गए, उसके बाद में अलेक्जेंडर ने अटैक करा, उसके बाद में तुम्हारे ऊपर अटैक होते ही रहे, तुम्हारी कभी अपनी खुद की जो है इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन रही नहीं। इस तरीके से वो ये मानते थे कि तुम्हें नहीं पता सिविलाइजेशन को मेंटेन कैसे करना है, हम तुम्हें सिखाएंगे। अब मुद्दा ये हुआ कि जितना यूरोप की हिस्ट्री है उससे पुरानी आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री मिल गई। हिस्ट्री मिली तो मिली, इतनी ब्रिलियंट सिटीज मिली, इतनी परफेक्टली प्लान सिटी मिली। जब दुनिया को नहीं पता था उस टाइम पे हमने इतने बड़े लेवल पे इतनी सिटीज में इतने ब्रिलियंट वे से हमने प्लानिंग करके पूरे शहर बनाए हुए थे। तो लोगों में सोचो उनका मॉरल कितना बूस्ट हुआ होगा। भी हमारे हमारी हिस्ट्री इतनी रिच है, हमें तब पता था ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, हमें तब पता था यूनिफॉर्मिटी के बारे में, तुम हमें क्या नया सिखा दोगे भी। तो जो फ्रीडम मूवमेंट था ना उसमें भी बहुत चेंज आया। देन ये कहा जाता है कि जॉन मार्शल जो है एज डायरेक्टर जनरल, it just marked a major change in Indian archaeology. He was the first professional archaeologist to work in India and brought his experience of working in Greece and Crete to the field. उन्होंने अलग अलग एरिया में काम करा था तो उस एक्सपीरियंस को वो इंडिया में लेकर के आए। More importantly, though like Cunningham, he too was interested in spectacular finds. He was equally keen to look for pattern of everyday life. उनको लग रहा था कि कोई बहुत एकदम से कोई बहुत अनोखी चीज उनको मिल जाए, बट साथ ही साथ वो पैटर्न भी देख रहे थे डेली लाइफ के लिए। मतलब भी उनकी आम जिंदगी कैसी रही होगी उस सिविलाइजेशन की, वो इसके बारे में भी स्टडी कर रहे थे। तो जॉन मार्शल का कंट्रीब्यूशन भी जो वो काफी इंपॉर्टेंट है। Then Marshall tended to execute along regular horizontal units measured uniformly throughout the mounds, ignoring the stratigraphy of the site. अब हुआ ये इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हुई थी। दिस मेंट दैट ऑल द आर्टिफैक्ट discovered from the same unit were grouped together even if they were found at different stratigraphic layer. अगर आप लेयर बाय लेयर स्टडी करते हो ना तो अपर लेयर डिफरेंट टाइम पीरियड, लोअर लेयर डिफरेंट टाइम पीरियड, बट उन्होंने क्या करा इस पूरे एरिया को एक साथ वो करा, यहाँ पे जितने आर्टिफैक्ट्स मिले उनको एक ग्रुप में डाल दिया, जिस वजह से बाद में उनको समझने में टाइम हुई। ठीक है, और एग्जैक्टली जो कॉन्टेक्स्ट था, जो और शायद हमारी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती थी, वो पूरी गायब हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यू टेक्निक्स इन क्वेश्चंस। तो व्हीलर ने जब वो डायरेक्टर जनरल बने 1944 में, उन्होंने इस गलती को सुधारा एंड उन्होंने कहा कि देखो स्ट्रेटिग्राफी के हिसाब से लेयर बाय लेयर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आप मैकेनिकली मत चलो, हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से मैकेनिकली मत चलो, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है वो आपके खराब हो सकते हैं। ऑल्सो उनके sorry, he was ex-army brigadier. He brought with him a military precision to the practice of archaeology. तो व्हीलर सर ने भी काफी जो कंट्रीब्यूट किया है इसमें आर्कियोलॉजी के अंदर। The frontiers of Harappa civilization have little or no connection with present-day national boundaries. However, with the partition of subcontinent and creation of Pakistan, जो ज्यादातर sites हैं now they are in Pakistani territory. This has spurred Indian archaeologists to try and locate sites in India. हम ज्यादातर जो स्टडी कर रहे थे वो स्टडी कर रहे थे मोहनजोदारो की, हम स्टडी कर रहे थे हड़प्पा की, बट वो साइड तो पाकिस्तान में चली गई। आफ्टर पार्टीशन हमने फोकस करना स्टार्ट करा इंडिया की साइड से, इंडिया वाली जगह पे हमने, इंडिया वाले एरिया में हमने क्या करा, साइड्स को ढूंढना स्टार्ट करा। देन जैसे कच्छ वाले रीजन में, पंजाब हरियाणा वाले रीजन में फिर बहुत सारी नई सिटीज हमारे सामने आई। फॉर एग्जाम्पल कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी एंड most recently Dholavira. These have been discovered, explored and executed as part of these efforts. Fresh exploration continues. Over decades, new issues have assumed importance. जैसे एक तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कल्चरल सीक्वेंस बनाना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उन पर्टिकुलर लोकेशन वहीं पे क्यों है वो सेटलमेंट, इसका वो लॉजिक समझना चाहते हैं। साथ ही साथ आर्टिफैक्ट्स की वैल्यू क्या है, किस वजह से वो आर्टिफैक्ट बनाया, भी कोई पोट्री है वो क्यों बनाई गई होगी, उसकी वैल्यू क्या है, इन सब चीजों के बारे में भी वो स्टडी करते आ रहे हैं। 1980s के बाद में इंटरनेशनल इंटरेस्ट भी हड़प्पन आर्कियोलॉजी में बढ़ता जा रहा है। Specialists from the subcontinent and abroad have been jointly working at both हड़प्पा and मोहनजोदारो। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी इन एरियाज में काफी अब स्टडी हो रही है। वो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स को यूज कर रहे हैं, किसके लिए, सरफेस एक्सप्लोरेशन के लिए।
ठीक है, और वो हर चीज को माइन्यूटली बहुत डिटेल में उनको एनालाइज कर रहे हैं। इवन छोटे से छोटा स्क्रैप भी उनको मिल रहा है, छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर उनको मिल रहा है उसको भी वो बहुत डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं। दीज एक्सप्लोरेशन प्रोमिस टू यील्ड इंटरेस्टिंग रिजल्ट इन द फ्यूचर। हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में हमारे पास और भी अच्छे एविडेंस हों। ठीक है, अब जो है कुछ चीजें और रहती हैं दैट वी विल डिस्कस टुमारो, एंड कुछ क्वेश्चंस हैं उनके भी हम बात करेंगे कल।